प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की वजह से हमारा कुछ पाठ्यक्रम अधूरा रह गया था और अधिकांश पाठ्यक्रम हम अपना पूरा कर चुके हैं। इसमें कुछ जो रहे हुए टॉपिक्स हैं उनको मैं आपकी सुविधा के लिए यूट्यूब चैनल पर डाल करके उपलब्ध करवा रहा हूँ। उम्मीद है आप इसको पढ़ेंगे और परीक्षा की दृष्टि से इसको तैयार करके और समझ पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, हम जैसे अभी पढ़ रहे थे कि बाज़ार के विभिन्न प्रकार, तो मैंने बताया था कि बाज़ार का क्या तात्पर्य है, बाज़ार का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इसी श्रृंखला में आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं उसको प्रश्न के रूप में मैंने तैयार किया है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न के तौर पर उसको पूछा जाता रहा है। तो ये प्रश्न हमने तैयार किया है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में वस्तु का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित होता है। मैंने कक्षा में भी बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता एक तरह से बाज़ार की वह स्थिति होती है जहाँ पर क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना है, वो प्रतियोगिता के आधार पर होता है। तो अब यहाँ हम इस बाज़ार के इस प्रकार का अर्थ समझेंगे, अर्थ के बाद उसकी विशेषताएं और मूल्य निर्धारण में पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार किस तरह से काम करता है, इसका भी अध्ययन करेंगे। चूँकि पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि यहाँ क्रेताओं विक्रेताओं के मध्य व्यापार होता है, या यूँ कहें कि क्रेताओं विक्रेताओं के मध्य वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, और उस क्रय विक्रय में भी प्रतियोगिता होती है। क्रेताओं में भी प्रतियोगिता होती है और विक्रेताओं के बीच भी प्रतियोगिता होती है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार वह बाज़ार है जिसमें क्रेता व विक्रेता के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भी फर्म या व्यक्ति वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं का मूल्य प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। यानी पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार वह बाज़ार होता है जिसमें व्यक्तिगत रूप से कोई भी फर्म या व्यक्ति उस वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। क्रेता और विक्रेताओं के मध्य प्रतियोगिता होती है और वस्तु का मूल्य प्रत्येक स्थान पर एक समान ही पाया जाता है। ये इसका एक तरह से जो लिटरल मीनिंग है वो है। इसके बाद हम बात करते हैं कि विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे अन्य बाज़ारों से अलग करती है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि यहाँ पर प्रतियोगिता होती है क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच, और क्रेता और विक्रेताओं की भी चूँकि संख्या अधिक होती है, इसलिए जहाँ तक इसकी विशेषताओं की बात है, इसकी परिभाषा से ही जाहिर है कि यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, अर्थात क्रेता भी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और विक्रेता भी बड़ी संख्या में होते हैं, और उनके बीच में एक प्रतियोगिता होती है। उस प्रतियोगिता के तहत क्रय और विक्रय होता है। दूसरी विशेषता है कि वस्तुएं रंग, रूप, गुण एवं वचन में एक समान होती है। वस्तुओं का स्वरूप, उनका गुण, उनकी मात्रा, या यूँ कहें कि उनका वचन, वो एक समान होता है, उनमें अंतर नहीं होता है। तीसरी विशेषता है बाज़ार का पूर्ण ज्ञान, यानी क्रेताओं और विक्रेताओं को बाज़ार का संपूर्ण ज्ञान होता है। उन्हें ये पता होता है कि कहाँ किस वस्तु की कितनी कीमत है। क्रेताओं को पता होता है, विक्रेताओं को पता होता है, और उस पूर्ण ज्ञान के आधार पर ही वो वस्तुओं का खरीदना और बेचना करते हैं। चौथी विशेषता है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन, यानी उद्योग में अनेक फर्में होती हैं और कोई भी फर्म पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार में दी हुई कीमतों पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं, और यदि कोई फर्म आने की स्थिति में होकर के उस उद्योग को छोड़ना चाहे या किसी नए उद्योग को प्रवेश करना चाहे, तो ये भी उनको स्वतंत्रता होती है। अर्थात उद्योग में फर्मों का आना और जाना लगा रहता है,
उनके प्रवेश और बहिर्गमन पर कोई रोक नहीं होती है, वो स्वतंत्र होती है। पांचवी विशेषता है उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता, अर्थात यहाँ उत्पादन के सभी साधनों की पूर्ण गतिशीलता भी पाई जाती है। और साथ ही छठी विशेषता है मूल्य नियंत्रण की अनुपस्थिति। यहाँ पर मूल्य नियंत्रण जैसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता में मांग और पूर्ति के नियम के आधार पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है, उनकी मांग और पूर्ति होती है। अगली विशेषता के रूप में औसत व सीमांत भाव का बराबर होना और साथ ही दीर्घकालीन स्थिति में एक ही मूल्य। तो इस तरह से ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिससे हम इसे अन्य बाज़ारों से या प्रतियोगिता जैसे बाज़ार के दूसरे प्रकार हैं उनसे इसको अलग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। जैसा हमने देखा कि क्रय और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और यहाँ पर उसी के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का साम्य निर्धारित होता है। फर्म के साम्य का अर्थ मतलब है उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना, यानी प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। जब तक उसको अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता वह उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करती रहती है। जहां उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है उस बिंदु पर वह अपने उत्पादन की मात्रा को निश्चित कर देती है, अर्थात वह फर्म की साम्य की दशा कहलाती है। साम्य की दशा कौन सी दशा होती है? ये वह स्थिति होती है जहां कोई भी फर्म उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन नहीं करती है, अर्थात वह उस वक्त तक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करती रहती है जब तक कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता है। जैसे ही उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो जाता है वह साम्य की स्थिति में आ जाती है। इस तरह से उस साम्य के आधार पर ही वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण होता है। इसे दो भागों में बांटते हैं, एक अल्पकाल में मूल्य का निर्धारण और दूसरा दीर्घकाल में मूल्य का निर्धारण। तो चूँकि यहाँ हम डायग्राम की सहायता से समझाने का प्रयास करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में प्रत्येक फर्म अपना लाभ अधिकतम करने का प्रयास करती रहती है, किंतु अल्पकाल में इतना कम समय होता है कि फर्म को वस्तुओं की मांग के अनुसार पूर्ति करने में समय लगता है। पूर्ति करने के लिए साधनों की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ती है और उस वृद्धि करने से के लिए उत्पादक को समय नहीं मिलता है, अर्थात अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जब एक उत्पादक वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए उसको पूर्ति बढ़ा नहीं सकता है, अर्थात वह उसी पूर्ति के माध्यम से मांग को पूरा करता है। उसको इतना समय नहीं मिलता है कि वह मांग के अनुसार उत्पादन को बढ़ा सके। तो ऐसी स्थिति में फर्म को उद्योग द्वारा जो निर्धारित कीमत है उस कीमत पर ही अल्पकाल में सामान्य लाभ, अधिकतम लाभ या हानि भी हो सकती है। फर्म साम्य की दशा में तब होती है जब सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं, अर्थात MR/MC के बराबर होता है। तो उस स्थिति में एक फर्म साम्य की अवस्था में होती है, उस समय उसे अधिकतम लाभ मिलता हुआ होता है। उस अधिकतम लाभ पर ही वह अधिकतम उत्पादन की मात्रा को निश्चित करती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उत्पादन करते वक्त एक फर्म अल्पकाल में अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करती है। अधिकतम लाभ के लिए फर्म को बाजार में मांग पूर्ति की तुलना में अधिक प्राप्त होती है, अर्थात बाजार में मांग अधिक होती है, पूर्ति कम होती है, तो फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। नीचे दिए गए चित्र में ई बिंदु पर फर्म का एक साम्य बिंदु है। इस बिंदु पर फर्म को अधिकतम लाभ मिल रहा है क्योंकि यहाँ MC और MR दोनों बराबर हैं और इसके आधार पर उत्पादन की जो कीमत तय हो रही है साथ ही उसकी उत्पादन की मात्रा भी तय हो रही है।
क्योंकि यहाँ हमने ओ वाई एक्स पर कीमत तथा लागत को दिखाया है तथा ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दर्शाया है। और इस ई बिंदु के अनुसार जहाँ पर सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर हैं, यह अधिकतम लाभ की स्थिति वाला बिंदु है, यानी फर्म इसी बिंदु पर उत्पादन निश्चित करती है। और इसके अनुसार उत्पादन की मात्रा ओ क्यू तय होती है, साथ ही कीमत है वो ओ पी तय होती है। और इस तरह से उस उत्पादन की जो लागत है वो ओ एम के बराबर होती है, क्योंकि ई बिंदु के अनुसार जब हम एक्स एक्सिस पर सीधी रेखा डालते हैं तो वह एवरेज कॉस्ट कर्व यानी औसत लागत वक्र को आर बिंदु पर काटती है, और यह उसका लागत का बिंदु है। अर्थात इस उत्पादन की मात्रा की जो लागत है वो ओ एम अथवा आर क्यू है। तो इसके अनुसार एक फर्म को एम पी ई आर के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यहाँ जब बाजार में वस्तु की कीमत ओ पी है तो उत्पादन की मात्रा ओ क्यू है, जो कि ई बिंदु के अनुसार तय हुई है। जैसा कि मैंने पहले कहा, दोनों फर्म का साम्य बिंदु वहाँ तय होगा जहाँ पर सीमांत लागत यानी एम सी सीमांत औसत लागत यानी सीमांत लागत एम सी इक्वल टू एम आर, यानी सीमांत लागत उसकी सीमांत आगम के बराबर हो। तो यहाँ इसके अनुसार ई बिंदु पर उत्पादन की मात्रा ओ क्यू तय होती है, और वहीं उत्पादन की कीमत है वो ओ पी तय होती है। और इस बिंदु पर एम सी और एम आर बराबर हैं, और इस दिए हुए मूल्य पर ए सी औसत लागत, ए आर औसत आगम वक्र से कम है। अर्थात इस बिंदु पर ए सी यानी औसत लागत है वो ए आर औसत आगम से कम है। ऐसी स्थिति में फर्म को प्रति इकाई ई आर के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि अधिकतम लाभ की स्थिति तब होती है जहां पर एम सी एम आर के बराबर हो और उसके अनुसार उत्पादन की मात्रा और मूल्य तय होते हैं। दूसरी स्थिति आती है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कब होता है? सामान्य लाभ उस स्थिति में होता है जब बाजार में मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, सामान्य लाभ के लिए वहीं ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दर्शाया है, ओ वाई अक्ष पर कीमत तथा लागत को दर्शाया गया है, और इसी चित्र में ओ पी कीमत जो तय होती है जहां पर एम सी और एम आर दोनों बराबर हैं ए बिंदु पर। इसके अनुसार यहाँ उत्पादन की मात्रा ओ क्यू तय होती है। इस उत्पादन पर फर्म की कीमत ओ पी इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल टू ए सी। अर्थात इस ई बिंदु पर उत्पादन की कीमत, उत्पादन की औसत लागत, उत्पादन की सीमांत लागत, उत्पादन का औसत आगम और उत्पादन का सीमांत आगम सब बराबर हैं। अतः यहाँ फर्म को केवल और केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं। तीसरी स्थिति आती है हानि की स्थिति। हानि उस स्थिति में होगी जब ए सी यानी औसत लागत, ए आर यानी सीमांत औसत आगम वक्र से अधिक हो। इस दिए हुए चित्र में हानि की दशा को दिखाया गया है जब बाजार में वस्तु की मांग पूर्ति की तुलना में कम होती है, अर्थात पूर्ति अधिक हो मांग कम हो तो फर्म को हानि होती है। और जैसा कि नीचे दिए चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ ई बिंदु पर एम सी इक्वल टू एम आर है, यानी ई बिंदु पर उसका साम्य बिंदु है, और इसके अनुसार जब एक्स एक्सिस पर हम सीधी रेखा डालते हैं जहाँ उत्पादन की मात्रा ओ क्यू तय होती है,
वह दर्शाती है कि यहाँ AC AR से अधिक है। यहाँ इसके अनुसार OP कीमत तय होती है और यह AC की तुलना में कम है। ऐसी स्थिति में यहाँ एक फर्म को हानि प्राप्त हो रही है और वह प्रति इकाई हानि है वो ER के बराबर है। अर्थात E बिंदु पर MC और MR दोनों बराबर है। उसके अनुसार लंबवत जब X एक्सिस पर हम रेखा डालते हैं उत्पादन की मात्रा तय होती है और उस उत्पादन की मात्रा के अनुसार जहाँ AR AC से कम है, ऐसी स्थिति में उसे फर्म को हानि होती है। इस तरह से उक्त चित्र में औसत आय औसत लागत की तुलना में कम है, अतः फर्म को हानि होगी और इस तरह से फर्म को कुल हानि हो रही है MPER के बराबर। यहाँ हमने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि AR माइनस AC हो, यानी AR अधिक हो AC की तुलना में तो प्रॉफिट होता है, AC अधिक हो AR से तो लॉस होता है, और जब AR और AC दोनों आपस में बराबर हो तो सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। ये है अल्पकाल की स्थिति। अब हम बात करते हैं दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण कैसे होता है। दीर्घकाल इतना समय होता है कि कोई भी फर्म मांग के अनुसार पूर्ति को एडजस्ट कर सकती है। इस अवस्था में समय की अवधि इतनी अधिक होती है कि मांग के अनुरूप पूर्ति को समायोजित किया जा सकता है। फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन के कारण नई फर्में प्रवेश करती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। फर्म या उद्योग इस स्थिति में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करता है। यदि अल्पकाल में फर्म या उद्योग को अधिकतम लाभ हो रहा है तो ऐसी दशा में नई फर्में उद्योग में आने लगेंगी, जिससे पूर्ति बढ़ेगी और मूल्य कम हो जाने से लाभ की मात्रा कम होगी और वह दीर्घकाल की तरफ सामान्य लाभ की स्थिति में आ जाएगी। यदि अल्पकाल में फर्म हानि पर भी कार्य कर रही हो तो भी वह दीर्घकाल तक हानि की दशा में नहीं रहेगी, क्योंकि दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, न अधिकतम लाभ या अधिकतम हानि नहीं होती है। यहाँ इस चित्र में दीर्घकाल की स्थिति को दर्शाया गया है, जहाँ OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा और OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को लिया गया है और दर्शाया गया है कि किस तरह से यहाँ वस्तु की कीमत का और उसके उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हो रहा है। दिए चित्र में ये बताया गया है कि यहाँ E बिंदु के अनुसार वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों तय होती है और उसके अनुसार वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। यहाँ जैसा कि कहा गया है कि दीर्घकाल में समय पर्याप्त होता है, वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होती हैं, अतः फर्म को यहाँ पर केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। और इस रेखा चित्र में यही दिखाया गया है कि एक फर्म चाहे कितना भी उत्पादन करे उसे सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। इस चित्र में मांग रेखा, जैसा कि कहा कि डी मांग रेखा है और SPSS जिसको कहा है SPS यानी ये एक पूर्ति रेखा को दर्शाती है। और इस तरह से दोनों जहां एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही है वो बिंदु तय होता है साम्य बिंदु, जिसको E1 कहा है। वहाँ वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है और मांग बढ़ने और कम होने अथवा पूर्ति के बढ़ने और कम होने की अवस्थाओं के कारण यहाँ पर मांग वक्र खिसक जाता है और इससे कीमत का में भी परिवर्तन होता है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है, लेकिन अंततः फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में हमेशा एक फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है दीर्घकाल में, वहीं अल्पकाल में अधिकतम लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है और
हानि भी हो सकती है, लेकिन यह बाज़ार की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार में एक फर्म को उद्योग द्वारा तय की हुई कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। उसमें एक फर्म समस्त उद्योग की कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकती है। इस तरह से ये पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसका दीर्घकाल और अल्पकाल में कीमत निर्धारण से संबंधित सिद्धांत। आशा है आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।